हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह देश एक है नामक निबंध। यह देश एक है। दोस्तों, यह टॉपिक निबंध निकष नामक पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों, यह देश एक है निबंध का सार जानने से पहले हम थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को एक निम्न वर्गीय कृषक परिवार में सिमरिया तत्कालीन मुंगेर जिला बिहार में हुआ था। 1923 में मिडिल की परीक्षा पास की और 1928 में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन तथा 1932 में पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन इतिहास में ऑनर्स के साथ की। साहित्यिक जीवन का आरंभ 1924 में पाक्षिक छात्र सहोदर जबलपुर में प्रकाशित पहली कविता से हुआ। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 64वां स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से उत्प्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। वही कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिखी गई रचना है। वहीं सामधेनी की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। रामवृक्ष बैनीपुरी के अनुसार दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया। बकौल नामवर सिंह दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। (1947) ईस्वी में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर चले गए। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वार उमड़ा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र
का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिल सकती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरिक परिचारणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। 30 सितंबर सन 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय में भी इस अवसर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। दोस्तों, अभी तक हमने जाना रामधारी सिंह दिनकर के परिचय को। अब जानते हैं उनके एक निबंध को, जिसका नाम है यह देश एक है। तो इसके हम सारांश को जान लेते हैं। यह देश एक है रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक निबंध है। लेखक ने शक्तिबोध और सौंदर्य बोध दोनों ही पहलुओं से भारत की संभ्रांतता का वर्णनात्मक शैली में रेखांकन किया है। लेखक के अनुसार भारत अपने प्रारंभिक दौर से ही भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और मानवीय वंश की दृष्टि से सदैव भिन्न रहा है, किंतु इस भिन्नता के बावजूद उसमें आंतरिक एकता की अखंड शाश्वत धारा लगातार विद्यमान रही है। उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाली विंध्य मेखला के होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से अगस्त्य व रामचंद्र जैसी पौराणिक विभूतियां और आदिकाल से लेकर अब तक के यशस्वी राजाओं और महानुभावों ने भारतीय राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने का सफल प्रयास किया है। धार्मिक दृष्टि से भारत विभिन्न धर्मों की जंतुशाला है, फिर भी सभी धर्मों के बीच अभेद भाव से समरसता की गंगा जमुना संस्कृति कायम है। भाषा की दृष्टि से भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु फारसी को छोड़कर भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला एक है, भले ही वह अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हो। भारत की समस्त प्राचीन आर्यतर जातियां द्रविड़, कोल, किरात, यूनानी, शक, कुषाण, तुर्क, मंगोल आदि आज हिंदू समाज में इतना घुल मिल गई हैं कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पहले प्राकृतिक बाधाएं आड़े आती थीं। पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था, किंतु संप्रति विज्ञान के चमत्कारी संसाधनों ने इस समस्या को भी हल कर दिया है। निबंध के अंत में दिनकर ने गणवेषणात्मक और ओजपूर्ण शैली में भारत की भौगोलिक सीमा पर किंतु परंतु का सवाल न उठाकर 2 टूक शब्दों में कहा है। क्या कहा है कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। भारत का कोई भी भाग भारत से अलग जाकर स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं कर सकता और इसी तर्ज पर विश्व का कोई भी भाग भारत में शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार भारत में अनगिनत विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक अखंड सारभूत एकता निहित है। इसीलिए समस्त देश का नाम भारत वर्ष है। यह देश एक है, यह देश एक है। दोस्तों, तो अभी मैंने प्रस्तुत किया यह देश एक है निबंध का सार। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है